चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इस हेडिंग में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना। पुनर्निर्माण यानी एक पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण किन किन कंडीशंस के अंदर होगा। तो उसमें से एक कंडीशन जो चैप्टर है सेकंड वो हम पढ़ेंगे, वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आप शायद समझ पाए होंगे। यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें से एक कंडीशन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की टोटल कितनी कंडीशन है। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हो सकती है उसको अपन डिस्कस करते हैं। चलो, ये अपन एक हेडिंग डाल देते हैं इसके अंदर। हेडिंग का नाम हो गया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसकी कंडीशनें क्या हो सकती हैं और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एनी चेंजेस इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट among the partners is called reconstitution of पार्टनरशिप फर्म। यानी रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब हुआ एनी चेंजेस इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में किसी भी वजह से यदि चेंजेस होता है तो वही रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। यानी वही परिस्थिति होगी जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होगा, और इसी का मतलब कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके आगे भी हम डिटेल लिख सकते हैं, जैसे द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, the reconstitution of firm take place in the following circumstances.
in the following circumstances. यानी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन यानी पुनर्निर्माण हो, जिसमें से पहली कंडीशन तो हम चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन हो गई एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी एक पार्टनरशिप फर्म में यदि जब नया पार्टनर आएगा तो रिकंस्टिट्यूशन होगा, क्योंकि एग्रीमेंट में तो तब चेंज होगा ना। पहले मान के चलो 4 पार्टनर्स थे तो 4 लोगों का एग्रीमेंट बना हुआ था, अब 5वें पार्टनर्स को फर्म में एडमिट कर रहे हैं तो 4 पार्टनर्स का जो हमने एग्रीमेंट बनाया था उसे हमें अब डिस्ट्रॉय करना होगा और 5वें को इंक्लूड करके 5 का वापस से एक नया एग्रीमेंट बनेगा। यानी कुल मिला के जैसा मैंने बताया इसके अंदर कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरह का अगर चेंजेस होता है तो वही रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। तो पहली कंडीशन तो हो गई एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ऐसे और कंडीशन बन सकती है, जैसे अगली कंडीशन बन सकती है अभी कोई आ रहा है फिर कोई चला जाए, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, यानी अगर कोई रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म से तो ऐसी कंडीशन भी रिकंस्टिट्यूशन में आएगी। अब चाहे रिटायरमेंट हो या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जाए। यानी पार्टनर की डेथ होती है तब भी तो वो फर्म छोड़ के जाएगा, हमें वापस से एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सपोज करो 4 लोग थे, 4 में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई, अब 3 लोग चाहते हैं कि अपनी पार्टनरशिप फर्म को पहले की तरह ही चलाएं, तो जब 4 का एग्रीमेंट बना था उसे डिस्ट्रॉय करना होगा और हमें वापस से एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा जिसके अंदर केवल इस बार 3 लोग होंगे। इसी तरह से और भी कंडीशन बन सकती है, जैसे एक कंडीशन लेते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, change in the profit sharing ratio among existing partners। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि अभी का जो रेशो है पार्टनरशिप फर्म में उस रेशो को वो चेंज कर देते हैं। जैसे पहले 3 लोग थे जिनका रेशो था 3:2:1, अब वो चाहते हैं कि इस रेशो को वो चेंज करके 1:1:1 के अंदर कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सभी लोग बराबर काम कर रहे थे तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी वो बराबर चाह रहे हैं। तो ये कंडीशन भी रिकंस्टिट्यूशन में ही इंक्लूड की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसको बोलते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, यानी जब 2 पार्टनरशिप फर्म हैं अगर वो मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना चाह रही है तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन, यानी एकीकरण कर देना। तो कंडीशन मैंने ली है ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर एकीकरण करना चाह रहे हैं, अमलगेट करना चाह रहे हैं एक फर्म के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में भी एग्रीमेंट में तो चेंज होगा, और जब भी पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में चेंज किया जाएगा उसी को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस
यानी कौन सी सर्कमटेंसेस हैं जिसके अंदर रिकंस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन है। देखो ये चीज़ मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में भी बताता हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, चैप्टर वही है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ये पहली कंडीशन जिसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन कॉल्ड पार्टनर्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और बाई एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पार्टनरशिप की मीनिंग हो गई, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई, जैसा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है। अब देखो रिकंस्टिट्यूशन के लिए बता रहे हैं, एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी अगर कोई भी चेंजेस किया जाता है वर्तमान के एग्रीमेंट के अंदर, तो वही रिकंस्टिट्यूशन है, वही पुनर्निर्माण है एक पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें एक और है, मैंने अंडरलाइन कर लिया पहले। द पार्टनर्स ऑफन रिसोर्ट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इन ए वेरियस वे सच एज ए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो कंडीशन अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था ना, ये जो कंडीशन है मैंने लिखी है, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इन सब का जिक्र किया जा रहा है ना। देखो इसे, पहली कंडीशन है इन ए वेरियस वे सच एज ए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर्स का एडमिशन हो जाना। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो जाना। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब चाहते हैं 1:1 में या किसी दूसरे रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करना। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायर हो जाना पार्टनर का। डेथ और इंसॉल्वेंस ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाना या किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना। जो इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर्स, उसको भी तो फर्म में नहीं रखा जाता, उसको भी फर्म से निकाल देते हैं। तो उस टाइम क्या प्रोसीजर है, वो एक अलग है वो टॉपिक, तो उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है और रिकंस्टिट्यूशन की कंडीशनें क्या हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये वापस से वही चीज़ें दे दी हैं, आप इसको अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं। मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें से जो पहला चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे ही अभी, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर ऐसे दूसरा टॉपिक बता दिया, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तीसरा चैप्टर बता दिया जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर ऐसी रिटायरमेंट के अंदर ही डेथ से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दे रखा है, तो डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन फर्म रिक्वायर एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प और बोथ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस, ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू सप्लीमेंट एज इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। यानी किसी भी फर्म में नए पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है, उसके दो ही रीज़न है। पहला रीज़न है एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होना, और दूसरा रीज़न है इसके अंदर मैनेजरियल्स हेल्प की रिक्वायरमेंट होना। या फिर इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तभी एक फर्म के अंदर एक नए पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ए न्यूली पार्टनर एडमिटेड रिक्वायर्ड टू मेन राइट्स इन द फर्म, है ना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, देखो मैंने नीचे लिख दिया है, इन ए पार्टनरशिप फर्म व्हाट मस्ट ए पार्टनर ब्रिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन के टाइम पर एक पार्टनर को क्या लाना जरूरी है, एंड व्हाट राइट डज ही ऑब्टेन अपॉन ब्रिंगिंग इट इन द फर्म। यानी कौन कौन से राइट्स उसको मिल जाएंगे और उन राइट्स को पाने के लिए वो क्या लेकर आएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, इसको अपन डिस्कस करते हैं ना। तो इसको अपन हेडिंग में डाल लेते हैं,
तो टॉपिक लिख देते हैं यहाँ पर। टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, अब इसकी डिटेल में लिखता हूँ। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मीन्स एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मीन्स एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर, यानी इसका मतलब क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर एज ए ऑनर ऑफ फर्म, एज ए ऑनर as a owner of firm। यानी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का मतलब है एक पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को एडमिट करना, और जो नया पार्टनर एडमिट होगा एक मेंबर के रूप में एडमिट होगा, और वो साथ ही साथ उस फर्म का क्या कहलाएगा, उस फर्म का वो ऑनर कहलाएगा, क्योंकि उसको भी तो शेयर मिलेगा प्रॉफिट में और लॉस में, उसको भी तो हिस्सा मिलेगा फर्म की एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा रिजल्टिंग इन increase number of the partners in the firm। यानी फर्म के अंदर पार्टनर्स की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी डिटेल को फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person may be admitted as a partner in the firm with the consent of existing partners। यानी सेक्शन 31 कहती है आईपी 1932 की कि आप एक पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर्स को तभी एडमिट कर पाएंगे जब फर्म के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं उन सब पार्टनर्स की क्या हो, सहमति हो। सपोज करो 5 पार्टनर्स हैं और 5 में से एक मना कर रहा है कि नए पार्टनर को नहीं बुलाएंगे, तो फिर हम नए पार्टनर को नहीं बुला सकते, 5वें व्यक्ति को भी हमें मनाना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। आगे डिटेल लिखते हैं। एट द सेम टाइम he become answerable for all the activities of the firm, और फर्म की जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनके लिए वो आंसरेबल होगा। द पर्सन so admitted
as a partner, as a partner shall not be liable for the past act of firm, shall not be liable for the past acts of the फर्म, यानी फर्म जो अपने पुराने काम कर चुकी है उन पुराने कामों के लिए किसी भी तरह से नया पार्टनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चाहे फर्म प्रॉफिट कमा चुकी हो उसके लिए भी लायबल नहीं होगा, उसके अंदर वो हिस्सा नहीं मांग सकता, और अगर वो पहले से लॉस कमा के बैठी है तो लॉस के अंदर वो हिस्सा खुद ही नहीं लेना चाहेगा। यानी पुराना क्या किया गया है उसके लिए पुराने फर्म के पुराने पार्टनर्स ही लायबल माने जाएंगे, नए पार्टनर्स का इसमें कोई भी राइट नहीं होगा। ठीक है, अब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उससे कौन कौन से राइट मिलते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा ना। आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर gets following two rights, in the firm। ठीक है, ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसका बहुत ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन से राइट्स मिलेंगे, तो उसको दो राइट मिलेंगे। नंबर 1 राइट टू शेयर, right to share in the assets and liabilities of the firm, यानी फर्म की जो असेट्स हैं और फर्म की जो लायबिलिटीज़ है उसके अंदर उसको हिस्सा मिलेगा अगर वो नया पार्टनर्स फर्म के अंदर एडमिट होता है तो। लेकिन उसके एडमिट होने के बाद में पहले उन्होंने क्या किया उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप जब बुक पढ़ेंगे तो बुक के अंदर लायबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पार्टनर फर्म की एसेट्स में हिस्सा चाहता है तो लायबिलिटीज़ के अंदर उसको ऑटोमेटिक हिस्सा मिलेगा, तो आप इसको मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट अब बात है दूसरा राइट, उसको क्या मिलेगा, तो राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ फर्म, यानी फर्म के जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स होंगे, फ्यूचर के जो लॉसेस होंगे उसके अंदर हिस्सा। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लॉसेस का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पार्टनर प्रॉफिट के अंदर हिस्सा चाहता है तो ऑटोमेटिकली उसको लॉस के अंदर हिस्सा भी झेलना पड़ेगा। अगर वो पार्टनर्स की एज मोर देन 18 ईयर्स है तो, लेस देन 18 ईयर्स है तो फिर केवल प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलता है, लॉस में उसको हिस्सा नहीं मिलता है। इस तरह की पार्टनरशिप बन सकती है। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई पार्टनर्स को फर्म में एडमिट करते हैं तो ये दो राइट तो मिल जाते हैं, लेकिन इन दोनों राइट्स को पाने के लिए वो फर्म के अंदर क्या लेकर आएगा। ठीक है, तो अगर फर्म के अंदर उसको असेट्स और लायबिलिटीज़ में हिस्सा चाहिए तो वो फर्म के अंदर क्या लेकर आएगा, वो फर्म के अंदर लेकर आएगा कैपिटल, यानी वो पूंजी का निवेश करेगा, कैपिटल लेकर आएगा। और इस कैपिटल के साथ क्या करते हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। इस कैपिटल को फर्म के अंदर क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। फर्म का जो बिजनेस है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर दो। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर और लॉसेस के अंदर हिस्सा चाहता है तो उसको क्या लाना पड़ेगा, तब उसको लाना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट। और ये जो गुडविल का अमाउंट आएगा, इस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो जिस रेशो के अंदर जितना त्याग करेगा, जितना सैक्रिफाइस करेगा, उसी रेशो के अंदर गुडविल की अमाउंट उसको रिसीव हो जाएगी। एक्चुअल में
ओल्ड पार्टनर्स जितना एफर्ट्स करते हैं उसी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको ये गुडविल का अमाउंट मिल जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से राइट्स मिल जाते हैं और इन राइट्स को पाने के लिए वो फर्म के अंदर क्या क्या लेकर आता है। तो कैपिटल लाता है तो असेट्स में हिस्सा, लायबिलिटीज़ में हिस्सा मिलता है, और गुडविल लेकर आता है तो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में और फ्यूचर लॉसेस के अंदर उसको हिस्सा मिलता है। ध्यान ये भी रखिएगा कि इसके साथ करते क्या है, कैपिटल को फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जो बिजनेस है उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, और जो गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर और है, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा दूसरे तरीके से गया था कि कौन से एडजस्टमेंट हैं जो किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हम लिख देते हैं, व्हाट एडजस्टमेंट will be done at the time of admission of a new partners। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट एडजस्टमेंट विल बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाएंगे एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे। तब आंसर में हम क्या लिखते, तो एडजस्टमेंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी नए लाभ हानि अनुपात को तय करना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो और टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। कौन कितना त्याग कर रहा है, किस रेशो में त्याग कर रहा है, वो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, पहले से सोचना पड़ता है वो चीज़ें। तो अगला पॉइंट लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, नंबर 3 पे हम लिख देते हैं, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग या फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नए पार्टनर से गुडविल की अमाउंट मंगाई जाती है ना, तो गुडविल की अमाउंट कितनी मंगाई जाएगी उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और किस तरह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का एडजस्टमेंट है। नंबर 4 के ऊपर लिख देते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल भी तो मंगाते हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट नंबर 5 पर दूसरे जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं वो होता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी रीअसेसमेंट करेंगे वापस से या रीवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है संचित, इकट्ठे किए हुए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व
एंड लॉसेस। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड संचित किए गए प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व हैं, लॉस हैं, उनको भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उन्हें हमें पहले से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉस है तो नया पार्टनर खुद नहीं लेना चाहेगा, और अगर प्रॉफिट्स हैं तो पुराने वाले पार्टनर्स नए वाले पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा देना नहीं चाहेंगे। और चाहे तो आप इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लें, प्रिपरेशन ऑफ न्यू फर्म बैलेंस शीट, न्यू फर्म बैलेंस शीट। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बस इस तरह से नहीं पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट इज़ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसे पूछा गया था कि रिकंस्टिट्यूशन की सरकमटेंसेस क्या हो सकती हैं। तो ये सब रिकंस्टिट्यूशन की सरकमटेंसेस है, ये सब सरकमटेंसेस है, इनका ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक। इसके अलावा ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक फर्म के अंदर नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसे कौन कौन से राइट्स मिल जाते हैं, और उन राइट्स को पाने के लिए उसको क्या लाना होगा। और एडिशनली आप ये ध्यान रखना कि वो जो चीज़ें लाता है, जैसे कैपिटल लाया तो फर्म में इन्वेस्ट कर देंगे, और गुडविल लाया तो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये क्वेश्चन भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ये 7 एडजस्टमेंट हैं, आप इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और इनको आप याद कर लें, क्योंकि चांसेस हैं कि वापस से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे जो अपन टॉपिक करेंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी ये पॉइंट नंबर 1 हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, 3, 4, 5 आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। अगर आप आरबीएसई बोर्ड के हैं और सीबीएसई बोर्ड के हैं तो फिर आप एक बार को रेफरेंस बुक में डी के गोयल पढ़ें, टीएस ग्रेवाल पढ़ें। लेकिन आप राजस्थान बोर्ड के हैं तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। कोशिश करें कि आरबीएसई की बुक आप कहीं से अरेंज कर लें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप मेरे नोट्स पढ़ें तो सफिशेंट है। ठीक है, देखो वो जो मैं अगला डिस्कस कर रहा था ना, तीसरा पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट ये रहा, फॉलोइंग आर अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और ये मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। तो कौन कौन सी कंडीशन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करना, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना, ये वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेस, इसमें डाल दो लॉसेस एंड लॉसेस, और लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला पॉइंट अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।